हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा चैनल है दोस्तों सुभय एजुकेशन क्लासेस, और जो करंट अफेयर्स जो हम डेली लाते हैं उस क्रम में है जो ये है जो अगला लेक्चर है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपके एग्जाम में है। यहाँ से है जो क्वेश्चन है जो देखने के लिए है जो ज़रूर मिलेगा। कल मैंने है जो कहा था कि करंट अफेयर जो होता है वो आपको रेगुलरिटी, आपको लगातार है जो पढ़ने की ज़रूरत है, तब है जो आपको आप एग्जाम में है जो उसको है जो आप अच्छे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? 16वें जो वित्त आयोग जो बना है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में है जो 16वें वित्त आयोग बना है, उसके है जो चेयरमैन कौन है? आप जानते हैं दोस्तों कि जो वित्त आयोग जो होता है यह है जो संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, संस्था। और जो है दोस्तों एक आर्टिकल कितना में है? 280 में है। पहले अगर वित्त आयोग की हम बात करें दोस्तों, जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी साहब थे। कभी कभी ये जो फर्स्ट पूछ देता है। 15वें जो बने वो कौन है? इनके सिंह साहब थे। और अभी जो है दोस्तों कौन है? 16वें का जो बनाया गया है वो है जो अरविंद पनगडिया। क्या नाम है उनका? अरविंद पनगडिया। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत ही अलग पर्सन है दोस्तों। आप जानते हैं इनके बारे में, अरविंद पनगडिया साहब के। अभी G20 का मीटिंग हुआ था दोस्तों। जो G20 के मीटिंग में ये है जो शेरपा भी है जो रहे थे। क्या रहे थे? शेरपा भी रहे थे। शेरपा उसी को बनाया जाता है दोस्तों जिनको है जो भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्र में है जो उनका नॉलेज है जो कहीं ना कहीं है जो समग्र रूप से है। इसीलिए G20 में उनको है जो शेरपा बनाया गया था। ये है जो नीति आयोग के है जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी है दोस्तों, पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अगर और बात करें दोस्तों तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी के है जो उप कुलाधिपति भी रहे हैं। अभी इससे पहले वहीं थे दोस्तों, ये उप कुलाधिपति भी रहे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों हम कह सकते हैं 2012 में इनको है जो पद्मश्री से भी नवाजा गया है। बहुत ही अलग पर्सनालिटी है दोस्तों अरविंद पनगडिया साहब का। हमेशा आर्टिकल है जो आप पेपर में है जो देखते रहते होंगे। तो इनको है जो 16वें वित्त आयोग का है जो चेयरमैन है जो बनाया गया है दोस्तों। वित्त आयोग क्या करते हैं? वित्त आयोग का जो मेन काम है दोस्तों कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है वो है जो वित्त आयोग करती है। पिछले आप जानते हैं कि 42%, 15वें वित्त आयोग में केंद्र और राज्य के बीच में कितना दिया गया था? 42%। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो इंसिडेंस हुआ था उसमें 1% है जो उसमें क्या किया था? जम्मू कश्मीर को है जो दे दिया गया था। तो 41% राज्यों के बीच में हुआ था और 1% जम्मू कश्मीर को है जो दे दिया था। तो इस जो वित्त आयोग में बहुत सारी बातें हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस की बातें, उत्तर दक्षिण विवाद है, वो मेंस का पेपर है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो है जो हमने है जो बताने का है जो प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है कौन है? अरविंद पनगडिया साहब है। कौन है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। राजीव कुमार है जो दोस्तों अभी चुनाव आयुक्त है। कौन है? चुनाव आयुक्त है, 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त है, ध्यान रखिएगा। अजय भल्ला साहब कौन है? ये गृह सचिव है। क्या है? ये गृह सचिव है। तपन डेक्का साहब कौन है? ये है जो आईबी के चेयरमैन है, आईबी के चेयरमैन है। तो हमें है इससे समग्र है जो बताने का है जो कहीं ना कहीं है जो प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी, और अगर इस पर लेक्चर होगा तो बहुत लंबा लेक्चर होगा, लेकिन एक आपका MCQ टाइप का है तो हमने है जो बताने का है जो प्रयास किया है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास हरिमो शक्ति। देखिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन डेली है जो युद्धाभ्यास से डाल रहे हैं। हमने डेजर्ट को डाला था, सऊदी अरब जो बताया था मैंने, UAE के साथ, सऊदी अरब नहीं UAE के साथ। तो निश्चित रूप से है एक युद्धाभ्यास है जो हम डेली डालते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। हरिमो शक्ति है जो कहाँ पर 2024 में किस देश के साथ आयोजित होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों अमेरिका नहीं, ब्रिटेन नहीं, श्रीलंका नहीं, मलेशिया के साथ। किसके साथ होता है? मलेशिया के साथ। ये सब हिड एंड ट्रायल क्वेश्चन है, आप जानेंगे तो मारेंगे, नहीं तो दोस्तों का क्वेश्चन है जो छूट जाएगा। हमने बता दिया था अमेरिका के साथ क्या होता है? बर्ज प्रहार होता है ना। ब्रिटेन के साथ क्या होता है? कोंकण शक्ति होता है। श्रीलंका के साथ हमने बताया था सिलिनेक्स होता है, सिलिनेक्स।
क्या होता है, सिलिनेक्स होता है, और मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति होता है, जो हमने है जो आज पूछा है। तो ये हिडन ट्रायल है, इसको है जो आप बताने का है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोसेट इसरो परीक्षण करने वाला कितना नंबर का है जो देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कीजिए। और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में है जो हो सकता है कि ये पूछेगा, किसी भी तरह का, पीसीएस की हो, और मुझे लगता है कि इस बार यूपीएससी यहाँ से भी ये जो क्वेश्चन है जो उठाने का है जो प्रयास करेगा, मुझे लग रहा है। तो आप इसको क्या कीजिए, 5 स्टार मार्क दीजिए पहले इसको। एक्सपोसेट इसरो परीक्षण करने वाला कितना नंबर का है जो देश बना है? दोस्तों पहला नंबर का है जो IXPE, ये जो है अमेरिका का है, और दूसरा जो है एक्सपोसेट जो है आपका है जो भारत का है। तो भारत है जो दूसरे नंबर का है जो देश है दोस्तों। जो भारत छोड़ा गया है वो है जो PSLV C58 से छोड़ा है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रकार के जो लॉन्च व्हीकल होते हैं दोस्तों, जो किसी भी उपग्रह को है जो छोड़ने में है जो मदद देता है, और है जो PSLV, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत है जो SLV-1 जो सफल रहा था, SLV-2 ये भी असफल रहा दोस्तों, फिर SLV-3 यहाँ से है जो भारत है जो सफल हुआ, फिर है जो PSLV, GSLV, अभी है जो GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भी है जो आया है। तो इसको है जो PSLV C58 से इसको छोड़ा गया है दोस्तों। ये क्या करेगा, इसका जो मेन है जो ब्रह्मांड में जो आप जानते हैं कि जो ब्लैक होल है उसको है जो किस प्रकार के है जो उसकी बनावट है, उसको है जो एक्सरे के माध्यम से है जो बहुत सारे है जो देश है जो इस पे जो रिसर्च कर रहा है। इसमें अमेरिका है जो अपना IXP उसको है जो छोड़ चुका है, और भारत है जो एक्सपोसेट के माध्यम से है जो दोस्तों है जो उसकी एक्सरे लेगा, और किस प्रकार से है जो उसका निर्माण हुआ है, पल्सर तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका है जो अध्ययन करेगा। यह है जो दोस्तों करीब करीब है जो कितना है, 60वीं उड़ान है दोस्तों, PSLV C58 का 60वीं उड़ान है, और इसका वजन 320 kg है। क्या है, 320 टन है। क्या है, इसका वजन जो है 320 टन है, और इसमें 2 है जो पेलोड लगाएंगे। पेलोड उसको कहते हैं जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, उसमें है जो आपका कैमरा खींचने वाला है, फिर है जो गाना सुनने वाला है, तो उसको है जो उसके जो फीचर्स होते हैं उसको है जो यहाँ पर उसको है जो क्या बोला जाता है, पेलोड बोला जाता है। जो पेलोड है वो है जो क्या करेगा, एक्सरे के उसमें लगा हुआ रहता है, और वो है जो पिक्चर्स लेगा, एक्सरे टाइप का पिक्चर्स लेगा, और उसका है जो अध्ययन करेगा। तो एक्सपोसेट इसरो का परीक्षण करने वाला कितना नंबर का है देश बना है? दूसरा नंबर का देश बना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया इंडिया। और एक चीज़ जो मैंने बता रहा था कि भारत है जो किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च है जो 1 तारीख को किया है, वो है जो एक्सपोसेट। अभी तक है जो इतने इतिहास में कभी है जो 1 जनवरी को है जो कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था, और ये है जो 1 जनवरी 2024 को ये सैटेलाइट को है जो लॉन्च किया गया है। तो ये भी है जो एक मार्केबल पॉइंट है दोस्तों, कभी कभी डेट भी पूछ देगा, तो डेट को है जो जरूर याद रखिएगा। 1 जनवरी 2024 है जो इसको है जो लॉन्च किया गया था। PSLV C58 से उड़ान है जो 60वीं था, 320 टन का था, ये ध्यान रखेगा। अगर इसकी उम्र बोल दे दोस्तों, तो उम्र इसका क्या है, 5 साल है जो इसकी उम्र है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका है जो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसमें देखिए कि ऑप्शंस कौन सा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर है जो आपका बी है जो इसका है जो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर है जो बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा। जो TRAI है दोस्तों, इसकी स्थापना है जो 1997 में हुई थी, और ये है जो टेलीकॉम को रेगुलेटरी करता है। क्या करता है, जो टेलीकॉम्युनिकेशंस है उसको है जो रेगुलेट करता है। और अभी जो इसके जो चेयरमैन है इसके जो है जो अनिल कुमार लोहाटी हैं, अनिल कुमार लोहाटी। इससे पहले ये जो थे दोस्तों, ये है जो RRB माने रेलवे के CEO थे। क्या थे, पहले ये रेलवे के CEO थे, और अभी है जो ये रिटायरमेंट हो गया दोस्तों। तो है जो इनका है जो चेयरमैन बना दिया है, ट्राई का है जो चेयरमैन बना दिया। 1997 में है जो इसकी स्थापना हुई थी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देश का पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश का जो पहला महिला सैनिक स्कूल है जो कहाँ खोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी ये जो क्वेश्चन है जो पूछ देगा। महिला लगने के कारण और पहला है इसलिए क्वेश्चन है जो आने के चांस है जो ज़्यादा है जो बढ़ जाएंगे। ये कहाँ? अयोध्या में नहीं, वाराणसी में नहीं, मथुरा में खुला है दोस्तों, गोरखपुर में नहीं, ये वृंदावन में है जो मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। और जो इसके उद्घाटन जो था उसमें है जो बाबा रामदेव भी है जो थे इस समय उपस्थित थे। तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन पूछ देता है कि उद्घाटन है जो किसने किया था, तो बाबा रामदेव ने किया था। और है जो ये है जो पहला महिला सैनिक स्कूल है जो दोस्तों कहाँ खुला है, ये मथुरा में खुला है। और इसमें है जो 120 सीटें हैं, कितना है? 120 सीटें हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। और सेना में जो है महिलाओं को अगर भागीदारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो हमारा देश है जो दोस्तों और है जो आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य ने है जो शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है जो पूछता है दोस्तों। @75 किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों ये है जो उस राज्य की पुलिस विभाग के द्वारा है जो इसको चालू किया गया है। और उत्तर प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ये है जो आंसर इसका बिहार हो जाएगा। पहले किसी भी FIR से लेके जो कानूनी प्रक्रिया जो होती थी, जो प्राइमरी फेस होता था दोस्तों, उसको है जो 261 दिन है जो लग जाता था। कितना दिन किसको? ये है जो आपको चार्जशीट दाखिल करने में, चार्जशीट दाखिल करने में है जो 261 दिन मिनिमम लगता था। अब उसको सरकार, बिहार की सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 75 के माध्यम से 75 दिन में है जो उसे है जो करने का है जो फैसला है जो किया है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पुलिस का सहयोग कानून को राज लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और लोगों को न्याय भी अगर जल्दी मिलता है तो एक बहुत अच्छी बात है। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य ने शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा कितनी थी? हमने ये क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो बताया था कल भी, और इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांस इसलिए डेली है जो एक क्वेश्चन है जो हमने है। चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा कितनी थी? तो हम बताए थे कि 1000 से शुरू होकर कितना था? 1 करोड़ तक था, 1 करोड़ तक था। अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ हो जाएगी। मिनिमम 1000 का बॉन्ड मिलता था। अब है जो दोस्तों ये असंवैधानिक घोषित हो गया है, लेकिन क्वेश्चन है जो कभी कभी है जो बन सकता है। 2017-18 के बजट में इसको लाया गया था और 2 जनवरी 2018 से है जो ये लागू हो गया था। और SBI के माध्यम से है जो दोस्तों है जो इसको है जो बॉन्ड को जारी किया जाता था। और साल में 4 बार ये है जो ओपन होती थी। अब 15 दिन की है जो वैलिडिटी होती थी, 15 दिन की है जो इसकी है जो वैलिडिटी होती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के किस देश में नोबेल पुरस्कार विजेता को सजा हुई है? एक नोबेल पुरस्कार विजेता से दोस्तों उनको है जो 6 महीने की सजा हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है इस क्वेश्चंस को है बनाए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को है जो जेल हुई है, आप जानते हैं दोस्तों, म्यांमार, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर है जो क्या होगा? इरेज करना। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश। एक मोहम्मद यूनिस जो थे दोस्तों, उनको है जो नोबेल पुरस्कार मिला था। और है जो ये क्या थे, ये आप जानते हैं कौन सी योजना? सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप नाम जानते होंगे, स्वयं सहायता समूह जो संस्था है, सहायता समूह, जिसमें कहा जाता है कि छोटे छोटे पैसा जो माइक्रो फाइनेंस जिसको बोला जाता है दोस्तों, वहाँ जो बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस के जरिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने अभी है जो हाल फिलहाल में है जो दोस्तों इनको है जो वहाँ की जो कोर्ट है, बांग्लादेश की कोर्ट ने है जो 6 महीने की है जो सजा सुनाई है। और इसका रीजंस क्या है कि इनके ऊपर आरोप लगा है कि आपने जो लेबर लॉ है, वहाँ की जो बांग्लादेश की जो लेबर लॉ है, उसमें कहीं ना कहीं है जो इनकी अनियमितता, इनके जो कंपनी की है जो अनियमितता पाई गई थी, जिसके कारण है जो इनको है जो सजा हुई है। तो बांग्लादेश के वो है जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनको है जो सजा हुई है। इससे पहले म्यांमार में आंग सांग सू, इनको भी है जो दोस्तों है जो अभी जेल में है जो है, इनके 31 साल की इनकी सजा हुई है। 2020 में हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है जो हाल ही में पूछा गया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आप है जो बताइए
कि नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया था, कब से शुरू किया गया था और इनको है जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था, यह जो कमेंट बॉक्स में है जो जरूर है जो आप बताइए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकार के लिए सबसे खतरनाक देश 2023 में कौन सा बना? ये सब क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चन है जो बनाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, उस मैगजीन्स में या पेपर्स आप पढ़ते हैं तो उसमें है जो बीच के आर्टिकल में ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। और आजकल जितने भी एग्जाम जो आप दिए हैं, अभी हाल फिलहाल में है जो क्वेश्चन है जो उसी डीप से है जो क्वेश्चन उठा रहा है। तो इसीलिए है जो यहाँ पढ़ने का है जो प्रयास है जो इस प्रकार से कीजिए और ज़रूर है जो नोट डाउन है जो ज़रूर कीजिए। तो पत्रकारों के लिए 2023 है जो सबसे खतरनाक कौन सा देश रहा है? पत्रकारों के लिए 2023 है जो सबसे खतरनाक कौन सा देश बना है? अफगानिस्तान, चाइना, उत्तरी कोरिया और सोमालिया। ये चारों देश हैं दोस्तों जहां पर है जो पत्रकारों का है जो दमन हुआ है। सोमालिया की बात करें वही होगा, उत्तरी कोरिया में वही स्थिति है, चाइना में वही स्थिति है, अफगानिस्तान में वही स्थिति है। तो दोस्तों सॉरी इसका गलत लिखा गया है, अफगानिस्तान ऐसे होता है, ठीक है, हिंदी मिस्टेक है दोस्तों थोड़ा सा। तो अफगानिस्तान में है जो दोस्तों है जो 2023 है जो पत्रकारों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहा है। आप जानते हैं कि वहाँ जो अभी हाल फिलहाल में जो तालिबान की जो सरकार आई, तो वहाँ पर जो भी है जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो है जो देश छोड़कर उसके जो राष्ट्रपति थे करजई साहब, उन्होंने है जो भाग गए। और इसके बाद तालिबान है जो दोस्तों है जो वहाँ पर है जो अपना है जो सरकार है जो तालिबान में चला रहा है। और वहाँ पत्रकार के लिए है जो 2023 सबसे खतरनाक है जो वर्ष है जो कहा गया है। पत्रकारों की एक कमेटी ने अफगानिस्तान को 2023 का सबसे खतरनाक जगह है जो बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्क्वायर किलोमीटर एरे, भारत भी है जो इसमें है जो शामिल है दोस्तों। ये एक प्रकार का है जो क्या है दोस्तों? टेलीस्कोप है। क्या है? एक प्रकार का है टेलीस्कोप है। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप का नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे है जो इसका है जो नाम है दोस्तों, स्क्वायर किलोमीटर एरे। और ये टेलीस्कोप है, ये है जो विश्व के 8 जगह है जो इसको है जो लगाया जाएगा। और अभी है जो ऑस्ट्रेलिया में है जो इसको है जो लगाया गया है दोस्तों। फिर धीरे धीरे है जो आगे बढ़ेगा और है जो विश्व का सबसे बड़ा है जो टेलीस्कोप है जो स्क्वायर किलोमीटर एरे जिसका है जो नाम है, ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप है ये। चलिए, ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? अभी ब्रिक्स में कुछ देश शामिल हुए हैं दोस्तों, आप जानते हैं। ब्रिक्स में है जो कुल कितने देश हैं? पहले कितने देश थे? 2006 में है जो इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में है जो साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था दोस्तों। 2010 में पहले इसका नाम ब्रिक था, अब है जो एस जुटा तो ब्रिक्स हो गया। अब है जो ब्रिक्स 5, ब्रिक्स +5 हो गया है। अब कितना देश हो गया है? 10 हो गया है। कौन हो गया है? यूएई, इजराइल, इथोपिया, सऊदी अरब और एक है जो दोस्तों आपका मिस्र है। तो ये है जो आपका 5 + 5 टोटल हो गया 10 दोस्तों। अर्जेंटीना भी जुटने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना की जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है जेवियर माइली साहब, उन्होंने है जो इसमें इस संगठन में आने से मना कर दिया। तो है जो अब है जो टोटल है जो 10 कंट्री है जो इसमें है जो टोटल है जो ब्रिक्स में है जो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध किससे है? प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध, ये सब हिडन ट्रायल क्वेश्चन है दोस्तों। आप है जो मौसम, साइबर, मानव तस्करी और माइनिंग, तो किससे है प्रतिबिंब पोर्टल? तो साइबर से है। ये सब है जो आप क्वेश्चन को जरूर है जो नोट डाउन है जो जरूर कीजिएगा अपने पेपर में, अपने जो नोटबुक है। भारत का सबसे लंबा सागरीय पुल का नाम क्या है? भारत का जो सबसे लंबा सागरीय पुल है दोस्तों उसका नाम क्या है? अटल सेतु, इंदिरा सेतु, अरुण जेटली सेतु और सुषमा स्वराज सेतु। तो अटल सेतु है। कहाँ पर है दोस्तों? ये है जो मुंबई में है, मुंबई में है, नवी मुंबई के पास। ये है जो दोस्तों 15.5 किलोमीटर है जो समुद्र में है और 5.5 किलोमीटर जो है ये है जो आपका भूमि में है। टोटल है जो दोस्तों है जो 22 किलोमीटर के आसपास है ये पुल है। और इस पे है जो सिर्फ 4 पहिए वाला वाहन ही है जो इस पे चल सकता है और उसकी स्पीड है जो 100 किलोमीटर निर्धारित है जो की गई है। और निश्चित रूप से है जो ये इंजीनियरिंग का एक नया लुक है जो दोस्तों है जो देखने के लिए है जो
मिल सकता है। तो उसका नाम है अटल सेतु है जो पुल है। 2016 में ये बनना चालू हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2024 में है जो बनकर है जो तैयार हो गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? 27वां युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? आप जानते हैं तो जरूर बताइए। 27वां युवा महोत्सव है जो दोस्तों ये है हुआ था पुणे, नागपुर, मुंबई और नासिक। तो पुणे नहीं, नागपुर नहीं, मुंबई नहीं, नासिक में हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। यहाँ एक मंदिर की बहुत चर्चा हुई थी, उसका नाम था कालाराज मंदिर, कालराज मंदिर वहाँ है जो बहुत है जो चर्चा हुआ था। ये मंदिर इसलिए चर्चा हुआ था दोस्तों कि जब 1930 के समय 29-30 के समय अम्बेडकर साहब ने है जो वहाँ पर है जो अपनी दलित लोगों के लिए है जो एक आंदोलन किया था, जिसको महार आंदोलन भी है जो कहा जाता था। पानी पीने के लिए एक तालाब में है जो वहाँ के ब्राह्मणवादी सामंती ने है जो पानी पीने से मना किया था। तो यही कालाराज मंदिर में जाकर है जो उन्होंने है जो अनशन दिया था, और उसी के बाद है जो ये मंदिर है जो कहीं ना कहीं है जो प्रसिद्ध है जो दोस्तों रहा। और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर गए क्योंकि भीमराव अम्बेडकर साहब से जुड़ा हुआ था। और नासिक में है जो 27वां युवा महोत्सव है जो मनाया गया। तो कभी कभी कालराज मंदिर के पूछ देगा तो नासिक और अम्बेडकर साहब से है जो दोस्तों भी है, ये है जो कहीं ना कहीं है जो इसका संबंध है अम्बेडकर साहब से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत से पुलिस अधिकारी की भर्ती पे अपनी सहमति दी है? एक देश है दोस्तों, उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि आप अपने पुलिस अधिकारियों को अगर समय ज़रूरत पड़े तो आप है जो ज़रूर है जो आप है जो हमारे क्या है जो उसको है जो भर्ती करें, वो है जो अनुरोध किया है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है जो बन सकता है, इसीलिए मैंने है जो बताया। जापान की अपनी पुलिस भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूएई, सिंगापुर, भूटान, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अभी सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं भारतीय हैं, उनका नाम क्या है आप है जो ज़रूर है जो बताइएगा। बहुत ही चर्चित रहे थे, ज़्यादा नहीं 3 महीने पहले है जो वहाँ चुनाव हुए थे, तो उसका नाम है जो कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर है जो बताइएगा। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी लगातार महिला प्रधानमंत्री के रूप में है जो कौन बनी है? ये भी है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबे लगातार महिला प्रधानमंत्री के रूप में है जो कौन बनी है? जॉर्ज मेलोनी, ये है जो इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के हैं। खालिद जिया भी है जो बांग्लादेश की है, और इंदिरा गांधी है जो भारत की है दोस्तों। तो लगातार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो है जो शेख हसीना बनी है। 2009 से लेके अब तक है जो ये प्रधानमंत्री के पद पे है, और इस बार भी है चुनाव जीत गई है दोस्तों। इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो क्या था? गोपालगंज 3 इनकी है जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी। क्या नाम था? गोपालगंज 3, ध्यान रखिएगा, गोपालगंज 3। कभी कभी पूछ देता है। इनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको है जो मात्र है जो 459 या 464 वोट है जो मिला था दोस्तों। पूरे बांग्लादेश में 40% वोटिंग हुई थी, और कहा जा रहा है कि इस बार है जो वोटिंग ने बहुत वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने बहिष्कार किया था, और है जो उम्मीद करते हैं कि ये है जो लगातार है जो 5वीं बार है जो ये मुख्यमंत्री है जो बनी है। लगातार 5वीं बार है जो मुख्यमंत्री बनी है, और है जो इनका जो कार्यकाल 1996 में है दोस्तों जो पहली बार है जो मुख्यमंत्री बनी प्रधानमंत्री बनी थी, और है जो अभी तक है जो ये प्रधानमंत्री है। बीच में है जो खालिद जिया का शासन आया, लेकिन 2009 से है ये है जो लगातार है जो प्रधानमंत्री के रूप में है जो काम कर रही हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इंदिरा गांधी की दोस्तों, तो इंदिरा गांधी जो है 1966 से लेके 1976-77 तक रही थी। फिर उसके बाद इमरजेंसी लग गया था, और फिर 1980 से लेके 84 तक है जो 2 टर्म में प्रधानमंत्री रही हैं। पहला 11 साल कुछ महीना था, और ये है जो 4 साल 250 दिन था सेकंड टर्म। तो है जो इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा लगातार नहीं रही है, सिर्फ यही टर्म इनका लगातार था, और लेकिन है जो 2009 से ही लगातार रही है। तो कौन है? शेख हसीना है जो वहाँ के है जो प्रधानमंत्री के रूप में है जो अभी शपथ लिए हैं। 300 सीट है दोस्तों, वहाँ 300 सीट है। बांग्लादेश में 225 सीट है जो दोस्तों आवामी लीग ने है जो जीता है। चलिए, मेन बात क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है। डिस्क्रिप्शन देने से क्या हो जाता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, भारत में महिला के लिए सर्वाइवल कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? अभी हाल फिलहाल में आप है जो पूनम पांडे का नाम सुने होंगे दोस्तों। वो है जो चर्चा में थी कि उनकी है जो मौत हो गई है, अफवाह था।
कि ये सर्वाइवल कैंसर के बारे में ही है जो कहा गया था कि उनसे है जो मौत हुई है, लेकिन वो खबर गलत था। तो 9 से 14 वर्ष की महिलाओं के लिए है दोस्तों है जो HPV ह्यूमन पेपिलो वायरस उसका है जो नाम दिया गया है। HPV वो है जो सर्वाइवल कैंसर का वैक्सीन है जो उसका नाम है दोस्तों HPV। ध्यान रखिएगा 9 से 14 वर्ष की महिलाओं को है जो दिया जाता है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस वैक्सीन का नाम है HPV ह्यूमन पेपिलो वायरस HPV है जो ध्यान रखिएगा। बहुत ही ऑन्कोलॉजी कहते हैं दोस्तों कैंसर के अध्ययन को, और है जो कार्सिनोमा एक रसायन होता है जिसके माध्यम से है जो ये फैलता है। अनियंत्रित वृद्धि है जो कोशिका का हो जाता है इसमें। तो निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन सब हाईलाइट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर 5 स्टार दे के रखिए इसको। चलिए दृष्टि 10 क्या है? दृष्टि 10 क्या है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में नौसेना में है जो शामिल किया गया। एक बुलेट प्रूफ जैकेट है नहीं, एक स्वदेशी ड्रोन है हाँ है, एक मौसम ऐप है नहीं, एक मिलावटी पहचान वाला ऐप है नहीं। यह जो दोस्तों हैदराबाद में इसे है जो पहली बार है जो इसको दिखाया गया था स्वदेशी, और जो दृष्टि ऐप है वो है जो स्वदेशी ड्रोन है, और हैदराबाद में इसको है जो सबसे पहले है जो दिखाया गया था, और नौसेना में इसको है जो शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेवियल एटल किस देश के यहाँ देश होगा। ग्रेवियल एटल है जो किस देश के है जो प्रधानमंत्री बने हैं? यह है जो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, युवा प्रधानमंत्री। और है जो समलैंगिक है, क्या है? समलैंगिक है। और है जो इससे पहले ये वहाँ के शिक्षा मंत्री भी है जो रहे हैं, ग्रेवियल एटल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपने नेशनल असेंबली में कुत्ते के मांस पे प्रतिबंध लगा दिया है? नेशनल असेंबली पाकिस्तान की भी है, नेशनल असेंबली है जो कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर है जो दक्षिण कोरिया के भी है जो वहाँ की जो यहाँ भारत में संसद होता है, वहाँ पर है जो नेशनल असेंबली होता है। तो वहाँ पर है जो कुत्ते की मांस को है जो प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। तो वह है आपका कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। बहुत लोगों ने इसका आंसर है जो चीन जरूर मारते, लेकिन है जो हाल फिलहाल में है जो 300 और 0 से है जो पारित है जो किया गया है दोस्तों वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईना योजना, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, कल है जो मैंने इसको अपने PDF में रखा था, आज आपके लिए रखे हैं कि आप इसका आंसर सही देते हैं कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो बता देंगे। आपको थोड़ा सा है जो हिंट्स दे देते हैं इसमें कि वो है जो लोगों को मकान बनाने से है, ये है जो आईना योजना है, और शहर में मकान बनाने के लिए है जो वो काम करती है। तो आप है जो इससे है जो क्लू से आप समझिए कि कौन है जो इसका आंसर होगा। चलिए ऑपरेशन कैक्टस किस देश में चलाया गया था जो हाल में चर्चा में था? ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया था दोस्तों। 1988 में है जो चलाया गया था राजीव गांधी के समय, और उस समय है जो दोस्तों है जो कहाँ पर चलाया गया था? मालदीव में है जो चलाया गया था। निश्चित रूप से तख्ता पलट रोकने के लिए भारत सरकार ने वहाँ मदद किया था। तो ऑपरेशन कैक्टस ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, सुपर ऐप किस मंत्रालय द्वारा है जो चलाया गया है? सुपर ऐप सभी ऐप जो जितने भी मंत्रालय हैं, जो भी मंत्रालय है उसके सभी ऐप को एक जगह है जो कंबाइन किया गया है, और उसका नाम है जो क्या रखा गया है? सुपर ऐप रखा गया है। तो विमानन कंपनी रेल ट्रांसपोर्ट स्वास्थ्य, रेल है जो दोस्तों, रेल को है जो वो है जो अपना सभी ऐप को एक साथ है जो कर रहा है, और उसका नाम दिया है सुपर ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाया है? अभी है जो दोस्तों हिम तेंदुआ कहाँ का है? लद्दाख का है जो वहाँ पर है राजकीय पशु है। अभी हाल फिलहाल में है दोस्तों क्या हुआ था, इसका है जो सेंसेक्स कराया गया था, और 718 हिम तेंदुए है जो पूरा है जो भारत में है जो पाए गए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा है जो लद्दाख में है दोस्तों। तो जो हिम तेंदुए है उसको है जो किस देश ने है जो राष्ट्रीय प्रतीक है जो घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने है जो इसको क्या किया है? राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ये देख मिडिल एशिया के सब है जो देश है, मिडिल एशिया के ही चारों देश हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो किर्गिस्तान ने है जो अपना हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक है जो बनाया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GI टैग कितने वर्ष के लिए है जो मान्य होता है? GI टैग आप जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोला जाता है दोस्तों, और है जो कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? तो 5, 10, 15, 20, तो 10 वर्षों के लिए
मान होता है। जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुई थी। कहाँ से? 1999 में है जो जीआई टैग के एक विशिष्ट उत्पाद, हर देश का, हर देश नहीं, हर राज्य का एक विशिष्ट उत्पाद होता है, उसका एक चिन्ह है जो दिया जाता है, वो है जो जीआई टैग के नाम से जाना जाता है। 10 वर्षों के लिए उस पर है जो उसका अधिकार होता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उम्मीद करते हैं कि आपका ये सेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। और उम्मीद करते हैं अगर आपको कमेंट या सजेशन देना है तो निश्चित रूप से है जो आप है जो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।